दोस्तों ये कहानी शुरू होती है एक बोइंग 727 प्लेन से जो कि पोर्टलैंड से सीटल जा रहा था। 24 नवंबर 1971 अमेरिका। नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट की फ्लाइट जिसमें टोटल 42 लोग सवार थे, जिसमें से कि 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स थे। ये आधे घंटे की एक छोटी सी फ्लाइट थी। इन पैसेंजर्स में लेकिन एक पैसेंजर ऐसा भी था जिसका नाम था डीबी कूपर, जो इस पूरे सफर को बदलने वाला था। ये डीबी कूपर एक मिडिल एज मैन था जो देखने में बिल्कुल सूटेड बूटेड था, बिल्कुल वेल ड्रेस्ड था, प्रॉपरली ड्रेस्ड था, सूट पहने हुए था, टाई पहने हुआ था और एक ब्रीफकेस को कैरी कर रहा था। ये देखने में बिल्कुल एक जेंटलमैन टाइप का इंसान लग रहा था। जैसे ही फ्लाइट ने उड़ान भरी, इस इंसान ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और उसको एक स्लिप थमा दी। एयर होस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस था, वो 23 साल की थी। उन्हें लगा कि शायद ये उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है और स्लिप को बिना पढ़े ही पॉकेट में रखकर वो आगे बढ़ गई। अब जब डीबी कूपर ने ये देखा कि एयर होस्टेस ने स्लिप को नहीं पढ़ा है, तो उसने उन्हें रोका और कहा, मिस, शायद आपको ये स्लिप पढ़ लेनी चाहिए। आई एम डैन कूपर और मेरे पास बॉम्ब है और मैं चाहता हूं कि आप यहां मेरे पास बैठ जाएं। एयर होस्टेस को कुछ समझ नहीं आता। वो बहुत ही हैरान, परेशान लेकिन कंफ्यूज नजर आती है और वहीं बैठ जाती है। तब डीबी कूपर अपना ब्रीफकेस खोलता है और उसमें उस एयर होस्टेस को बॉम्ब जैसी एक चीज दिखाता है जो बॉम्ब ही थी। ये देखकर एयर हॉस्टेस के होश उड़ जाते हैं। अब डीबी कूपर उसे बताता है कि वो आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहा था। अब ये इंसान उस एयर हॉस्टेस जिसका नाम फ्लोरेंस कॉफर था, उसको अपनी डिमांड्स बताता है। वो कहता है कि उसको $2 लाख कैश चाहिए, 4 पैराशूट चाहिए, 2 आगे के और 2 पीछे के, और एक फ्यूल टैंक चाहिए ताकि जैसे ही ये फ्लाइट लैंड हो, इस फ्लाइट को रिफ्यूल किया जा सके। और ये सब कुछ उसको 5 बजे तक चाहिए। ये सब सुनने के बाद एयर होस्टेस के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन अपने आप को संभालती है और कॉकपिट की तरफ बढ़ती है। इन सभी बातों से अनजान सारे मुसाफिर, उनको ये पता ही नहीं था कि आखिर फ्लाइट में चल क्या रहा है। और ये एयर होस्टेस चाहती भी नहीं थी कि किसी भी पैसेंजर को इस बात का पता चले। वो धीरे धीरे कॉकपिट की तरफ बढ़ती है और पायलट्स को डीबी कूपर का वो नोट दिखाती है। वो नोट को पढ़ते ही ये बात धीरे धीरे सारे क्रू मेंबर्स को पता चल जाती है। अब उन्हीं क्रू मेंबर्स में से दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलॉ पीछे आती है और डीबी कूपर के साथ बैठ जाती है ताकि डीबी कूपर और कॉकपिट में ठीक से कम्युनिकेशन हो पाए। अब वार्तालाप चल रही है, बातें चल रही हैं और डीबी कूपर अपनी डिमांड्स जो है वो सामने रख चुका है। अब ये कम्युनिकेशन एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरॉप तक पहुंचता है और वो इसके लिए एक बहुत ही हैरान करने वाला डिसीजन लेते हैं। वो कहते हैं कि इस हाईजैकर से सारे के सारे डिमांड्स को पूरा किया जाए और उसके साथ कोऑपरेट किया जाए और इसके बारे में कम से कम लोगों को पता चले। अब हैरान करने वाली बात यह थी कि आखिर उन्होंने ये फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। आखिर ये कैसा फैसला था? उन्होंने ये इसलिए किया ताकि उनकी एयरलाइंस की रेपुटेशन खराब ना हो जाए, उसकी गुडविल खराब ना हो जाए, और अगर उनकी गुडविल खराब हो जाती तो उनको काफी ज्यादा फाइनेंशियल लॉस का भी सामना करना पड़ता। अब क्योंकि पैसे का अरेंजमेंट करने में थोड़ा वक्त तो लगना था, लेकिन डीबी कूपर ने तो 5 बजे तक का ही समय दिया था और ऊपर से फ्लाइट भी सिर्फ 30 मिनट्स की ही थी। इसके कारण पायलट्स ने टाइम बाय करने के लिए सीटल के ऊपर ही अपनी फ्लाइट को चक्कर कटाना शुरू कर दिया और वो फ्लाइट सिर्फ 30 मिनट्स की थी, 3 घंटे से भी ऊपर की हो गई। पैसेंजर्स के लिए अनाउंस कर दिया गया कि किसी टेक्निकल इशू के कारण फ्लाइट को लैंड नहीं करा पा रहे हैं। फाइनली 5:46 पर ये फ्लाइट लैंड हुई। इस फ्लाइट को लैंड कराया गया उस एयरपोर्ट के बिल्कुल अलग थलग जगह पर, जहां पर बिल्डिंग बहुत दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही थी।
लैंड करते ही एयरलाइन का एक बंदा, सिंगल मेंबर, एक फ्यूल टैंक को, कैश को और 4 पैराशूट्स को लेकर आया और उसने ये पैराशूट्स हैंड ओवर कर दिए। जब ये सारी चीजें कूपर को हैंड ओवर हो गई तो उसने कहा कि जितने भी पैसेंजर्स हैं वो फ्लाइट से उतर सकते हैं। सारे पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर जाते हैं, लेकिन कूपर कहता है कि एयर होस्टेस टीना और पायलट्स फ्लाइट में ही रहेंगे। अभी खेल खत्म नहीं हुआ था, अभी तो खेल शुरू हुआ था। सारे पैसेंजर्स फ्लाइट से उतर जाते हैं और टीना और पायलट्स कूपर के साथ ही फ्लाइट में रहते हैं। जैसे ही फ्लाइट का रिफ्यूलिंग कंप्लीट होता है, फ्लाइट वापस से टेक ऑफ कर लेती है। अब कूपर कहता है कि अब इस फ्लाइट को मेरे इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ही उड़ाओ। वो कहता है कि इस फ्लाइट को मैक्सिको की तरफ लेकर चलो और हम वहीं लैंड करेंगे, और मैं जो इंस्ट्रक्शंस देता हूं उन इंस्ट्रक्शंस को फ्लाइट को उड़ाते वक्त ध्यान में रखना। उस प्लेन को उड़ाने के लिए टोटल 3 इंस्ट्रक्शंस डीबी कूपर पायलट्स को देता है। पहला, वो कहता है कि इस प्लेन को 10,000 फीट की हाइट पर ही उड़ाना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन वो देता है कि इस प्लेन के विंग्स को 15 डिग्री की पोजीशन पर रखना है। और तीसरा इंस्ट्रक्शन वो देता है और कहता है कि इस प्लेन को जितना हो सके उतना स्लो चलाना। पायलट्स डीबी कूपर से कहते हैं कि इन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ प्लेन को अगर उड़ाएंगे तो मैक्सिको नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि प्लेन में इतना फ्यूल भी नहीं है। लेकिन कूपर को इस बात की कोई चिंता नहीं थी। कूपर ने साफ साफ कहा कि जस्ट फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस, जैसा कहता हूं वैसा ही करो। अब कूपर टीना को कॉकपिट में जाने के इंस्ट्रक्शंस देता है और कहता है कि कॉकपिट में जाने के बाद दरवाजे को अंदर से बंद कर लेना। शाम के 8 बजे कूपर प्लेन की पायलट को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्लेन को लो एल्टीट्यूड पर चलाना है। धीरे धीरे जब लो एल्टीट्यूड पर प्लेन चलता है तो 8:13 पर प्लेन में कुछ ब्लिंक होना शुरू होता है, एक वार्निंग साइन ब्लिंक होना शुरू होता है। और वो वार्निंग साइन था कि प्लेन के पीछे का रेयर स्टेयर को खोला गया था। प्लेन के बैक डोर रियर स्टेयर्स को खोलने के बाद कूपर ने प्लेन से जंप कर दिया था। और आपको हैरानी होगी ये जान के कि ये जंप आखिर कौन से एरिया में हुआ था। ये जंप हुआ था समवेयर ओवर द कसाजा माउंटेन्स, जब वेदर काफी खतरनाक हो चुका था। बारिश, ठंडी हवा और हाई विंड्स चल रही थी। ऐसे मौसम में कूपर ने उस प्लेन से जंप मारा था। अब तक पायलट्स को ये समझ में आ गया था कि कूपर प्लेन से जंप कर चुका है, इसलिए पायलट्स ने धीरे धीरे अपने प्लेन को निवाडा रेनो के शहर में लैंड किया। जब ये प्लेन सेफली लैंड हो गया तो एफबीआई ने तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और प्लेन को बार बार कई बार अच्छे से खंगाला, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला सिवाय एक टाई और पैराशूट के कुछ फटे हुए टुकड़ों के अलावा। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ कहीं गायब हो गया और कोई नामो निशान ही प्लेन में उस आदमी का नहीं था। अथॉरिटीज ने वॉशिंगटन के जंगल को, रिवर्स को भी खंगाला कि शायद वहां पैसे या पैराशूट या हो सकता है डीबी कूपर की बॉडी ही बरामद हो जाए, लेकिन कहीं कुछ भी नहीं मिला और एक डेड एंड पर आकर एफबीआई की इन्वेस्टिगेशन अटक गई। इसकी इन्वेस्टिगेशन बहुत लोग धीरे धीरे कर ही रहे थे, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आ रहा था और इन्वेस्टिगेशन एक डेड एंड पर ही थी। पर 1980 में एक छोटे बच्चे को कोलंबिया रिवर के किनारे $5,800 कैश का एक पैकेट मिला और ये कैश वही था जो रैंसम के रूप में डीबी कूपर को दिया गया था। अब अथॉरिटीज ने ये अंदाजा लगाया, क्योंकि उस वक्त मौसम बहुत खराब था, बारिश, तूफान बहुत ज्यादा चरम सीमा पे था, तो हो सकता है कि डीबी कूपर ने जब जंप किया हो तो वो इसी रिवर में डूबकर कहीं मर गया हो और ये कैश इधर उधर बिखर गया हो। लेकिन बहुत छानने के बाद भी कई सालों तक भी उस नदी के किनारे से और कोई भी चीज बरामद नहीं हुई, ना कैश, ना बॉडी और ना ही पैराशूट का कोई टुकड़ा। 1972 में एफबीआई ने एक एक्स सोल्जर रिचर्ड मैककॉय को भी गिरफ्तार किया था और उन्हें लगता था कि शायद यही डीबी कूपर हो, क्योंकि उसके और डीबी कूपर के मेथड्स काफी सिमिलर थे। लेकिन इस बात के कोई खास या पुख्ता सबूत नहीं थे कि यही रिचर्ड डीबी कूपर है, तो इसलिए ये थ्योरी भी बहुत ज्यादा काम नहीं कर पाई। इस केस से रिलेटेड
FBI ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन किसी भी सस्पेक्ट को कंक्लूसिवली ये नहीं कह पाए कि यही डीबी कूपर है। डीबी कूपर के इस केस ने लोगों को इतना इन्फ्लुएंस किया कि इसके ऊपर काफी सारी बुक्स, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी शोज भी बने हैं। द सिम्पसन्स में भी आपने इसका रेफरेंस जरूर देखा होगा। डीबी कूपर की कहानी द ग्रेट एस्केप के नाम से एक सिंबल बन गई, जो एक सिर्फ हाईजैकिंग नहीं बल्कि एक बहुत ही ज्यादा क्यूरियस मिस्ट्री बनकर रह गई, जिसे लोग आज भी जानना चाहते हैं कि आखिर डीबी कूपर के साथ क्या हुआ, क्या वो सरवाइव कर पाया था या नहीं। इसी केस से जुड़ी हुई अभी और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपसे शेयर करने वाले हैं। इस केस का इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि डीबी कूपर का असली नाम डीबी कूपर था ही नहीं, उसका नाम था डैन कूपर, जो हमने आपको इनिशियली भी बताया। लेकिन ये डैन कूपर से डीबी कूपर कैसे बन गया, ये भी एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। दरअसल जब ये किस्सा हुआ उस वक्त पुलिस से बात करते वक्त जर्नलिस्ट ने गलती से इसका नाम डैन कूपर की जगह डीबी कूपर सुन लिया और वही उसने छाप दिया। जब बाकी जर्नलिस्ट ने, बाकी लोगों ने इस वीडियो को देखा तो उन्होंने भी डैन कूपर की जगह डीबी कूपर शब्द का इस्तेमाल किया, और ऐसे ही एक से दूसरी न्यूज और दूसरी से तीसरी न्यूज करते करते डैन कूपर की जगह ये नाम डीबी कूपर बनकर रह गया और सब इस केस को डीबी कूपर के नाम से ही बुलाने लगे। दूसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस बच्चे को वो पैसे मिले थे, तो एज अ रिवॉर्ड उस बच्चे को उन पैसों में से $20 दे दिए गए थे एज अ रिवॉर्ड। अब वो बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसने 2008 में उन पैसों का ऑक्शन किया ऑनलाइन, और उन $20 के बदले उसको टोटल $37,000 मिले, क्योंकि डीबी कूपर का केस इतना पॉपुलर हो चुका था कि उन नोटों को सब पाना चाहते थे। तो ये एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस केस के बारे में। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या डीबी कूपर उस जंप को सरवाइव कर पाया होगा? क्या वो हाई विंड्स को सरवाइव कर पाया होगा? क्या डीबी कूपर उस नदी में डूबकर मर गया, या फिर वो कहीं गुमनामी की जिंदगी जीता रहा? आपके क्या विचार है इसको लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।